गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, आज हिंदी है और हिंदी का मैं एक चैप्टर जो है जिन्होंने लिखा सुमित्रानंदन पंत जी। ये लिखने वाले सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये भारत माता, ये है चैप्टर का नाम। भारत माता चैप्टर का नाम है बच्चों। ये हिंदी के उनके जीवनी को पढ़ेंगे इसमें हम लोग। ये जीवनी जो है विशेष रूप से पढ़ेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए ध्यान से आप देखें और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं उसको थोड़ा सा यहाँ नोट भी करते चलना है। कॉपी कलम निकाल लिए? ठीक है, सभी बच्चे कॉपी कलम निकाल करके आराम से एकदम शांति से माइंड को कंसंट्रेट कर करके यहाँ सुनिए और लिखते भी चलना है। आइए, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। तो सुमित्रानंदन पंत का जो क्वेश्चन जो है ये है यहाँ पर, ये सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बन गया क्या, जीवनी से, इनके आत्मकथा से क्या बन गया है, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ, लिखिए आप लोग भी। पंत का जन्म कब हुआ? हाँ, अब देखो बच्चों, अगर ये जीवित रहते तो लिखा था कब हुआ है, और जीवित नहीं है इसलिए इनका कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो गया 1900 ईस्वी में। अब इसी तरह से यहाँ पर स्थान भी पूछ देता है प्रश्न में कि कहाँ हुआ था। तो कहाँ का नाम में हो गया अल्मोड़ा जिला के, है ना, कौसानी, जो कहाँ पड़ता है, कौसानी, कौसानी, और अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा जिला है बच्चों, अल्मोड़ा जिला है। अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा, ये जिला हुआ। अब जिला है कहाँ है भाई, तो किस राज्य में है, तो उत्तरांचल। तो यहाँ पर ये कस्बा, इलाका, गांव कह सकते हो, ये गांव कह सकते हो इसको। और यहाँ पर ये हो गया जिला। और अगर राज्य की बात करूँ तो उत्तरांचल। अब इसमें से 3 तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया। गांव पूछेगा तो क्या दोगे जवाब, कौसाना, कौसानी, कौसानी, कौसानी। अगर पूछेगा कि इसमें कौन सा जिला में हुआ है, तो इसका क्या कहोगे उत्तर, अल्मोड़ा। अगला बोलेगा कौन सा राज्य में हुआ है, तो राज्य का यहाँ से नाम, यहाँ पर क्षेत्र, राज्य जो है, देखिए बड़ी बचपन से ही कष्ट, इनके जीवन में बचपन से ही कष्ट आया, देख रहे हैं ना। क्या भाई, जन्म के 6 घंटा बाद ही उनकी माता जी का देहांत। ये कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट ही है। तो माता जी का देहांत हो गया, और इनके माता जी का नाम था, माता जी का नाम सरस्वती, सरस्वती देवी। इनका, है ना, इनके 6 घंटे बाद ही, बताइए, यानी कि एकदम जन्मे हैं और 6 घंटे के बाद उनकी माता का देहांत हो जाता है। जच्चा और बच्चा को समझते हो ना, बच्चा ये हुए, जच्चा उनकी माँ हुई। माता यहाँ पर
इंतकाल कर गई। चलिए भाई, पिता का नाम गंगादत्त पंत। पिताजी कौन थे? पिता का नाम गंगादत्त पंत। कौसानी टी एस्टेट में कौन थे? कौसानी जो है स्टेट हुआ करता था उस समय, जब आज़ादी के पहले की बात हो रही है। आज़ादी में अंग्रेजों का आधिपत्य था इलाका में, तो इसका नाम टी एस्टेट में अकाउंटेंट, हिसाब किताब रखने वाले अकाउंटेंट। क्या बोले? अकाउंटेंट, हिसाब किताब जो रखते हैं ना वित्तीय प्रबंधन में यहाँ पर। तो ये कौसानी टी एस्टेट में कौन थे? यहाँ पर है कौसानी टी एस्टेट में क्या थे? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट थे। देखिए, पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और वो बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की। कहां से? बनारस, वही बनारस, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वे कुछ दिनों तक काला कांकर राज्य में भी रहे। काला कांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन में इलाहाबाद में रहे। आजीवन मतलब मृत्यु तक। आजीवन का मतलब बच्चों क्या होता है? मृत्यु तक। आजीवन, आजीवन अगर आपसे पूछा जाए कि आजीवन कौन सा समास है? बिल्कुल सही बोली। मैंने बताया था अव्ययीभाव समास के बारे में, जिसके आगे आ लगा रहे, वे लगा रहे, प्रति लगा रहे, यथा लगा रहे, वो क्या होता है? अव्ययीभाव समास। समास के बारे में पढ़ाई किए हैं, तो इसमें देखिए आजीवन कौन सा समास हुआ। चलिए अब देखिए इनका निधन भी हो गया इनका। देखिए निधन का समय जो है 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में ये निधन हो गया। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहां से समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन कि जन्म कब हुआ था? आप बोलोगे 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? मेरे साथ बोली, कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। अब यहाँ पर कहा किस कस्बे में हुआ था? कौसानी। हाँ, और वहाँ पर ये जो है जिला का नाम क्या है? अल्मोड़ा। और राज्यों का क्षेत्र का बात करें तो उत्तरांचल। ठीक है। अब इनके माता जी का नाम क्या था? आप इनसे पूछा, यही पर एक क्वेश्चन और है अंडरस्टूड कि जन्म के कितने घंटे में मृत्यु इनका हो गया था? 6 घंटे के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। आप पिताजी कौन थे? वो क्या कार्य करते थे? कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। ठीक है ना। तो निधन इनका भी कब हुआ? 10 दिसंबर 1977 ईस्वी। देखो बच्चों, पंत जी का आरंभिक काव्य, आरंभिक में जो प्रारंभ में, आरंभिक मतलब प्रारंभ में काव्य था जो लिखे थे, वो प्रकृति के प्रेम से जुड़ा हुआ। प्रकृति जो है ना, पेड़ पौधे, पर्वत, वन, झरने, ये क्या हुआ? प्रकृति। क्या हुआ? प्रकृति के प्रेम से जुड़ा हुआ था। शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुई, या ना। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। इनकी रचनाएं जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उस सब इलाका में जहाँ पर ये रहने वाले हैं, उस सब इलाका जो है, ये इलाका जो है आपका उत्तरांचल, उत्तर
प्राकृतिक छटा गजब का होता है, नहीं ना। उत्तरांचल का क्षेत्र जो है ना, वहाँ पर पेड़ है, बहुत पहाड़ भी है और नदी झरने भी है। देख करके मन खुश होता है, आनंदित होता है ना। ये रमणीय स्थल है। रमणीय स्थल किसको बोला जाता है? जहाँ घूमने लायक हो, जहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए, उस स्थल को क्या कहते हैं? रमणीय स्थल। क्या बोलते हैं? तो बच्चों, यहाँ से इनका प्रकृति के साथ बहुत इनका जुड़ाव रहा, इसलिए प्रकृति और सौंदर्य के लिए प्रेमी कवि के रूप में जाना जाता है। अब आइए, पंत जी की प्रवृत्ति, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पंत जी की प्रवृत्ति छायावादी है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन के रूप में कि ये निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? क्या होगा? हाँ, तो पंत जी ये शब्द में लिख लीजिए जानकारी के लिए। छायावादी थे, छायावादी, परंतु उसके विचार उदार मानववादी था। उन्होंने प्रसाद निराला के समान छंदों शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न और की रचनाओं में विलक्षण मृदुता, बहुत अच्छा सौष्ठव युग मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत जी की काव्य चेतना की विशेषता है। वे प्रारंभ में प्राकृतिक सौंदर्य, पहले भी पढ़ चुके हो, से अभिभूत हुए। प्रकृति का नजारा देखकर उनके मन को मोहित करता था। तो इससे अभिभूत हुए। अभिभूत का मतलब क्या होता है? हाँ, आकर्षित होना, प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके मन मोहित हो जाना, ये अभिभूत कहलाता है। फिर मानव सौंदर्य थे, मानव के सौंदर्य, मानव सौंदर्य मुझे समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। वहाँ का मानव कैसा, वहाँ का मानव कैसा, वहाँ का रीति रिवाज कैसा, मानव का उसका धर्म क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसके प्रति उसका थोड़ा सा समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानववादी कवि थे, मानवतावादी, छायावादी, मानवतावादी। ये देखो बच्चों, ये शब्दों का जरा सा ध्यान देना। छायावादी भी थे, मानवा है ना, मानवतावादी, मानवतावादी, ठीक तो लिखा वो, मानवतावादी। मानव का क्या हो रहा है, जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। अतिवादी और संकीर्णता के घोर विरोधी थे। वे अतिवादी और संकीर्णता, संकीर्णता का मतलब होता है ओछी सोच। अरे भाई, ओछी सोच का मतलब इसका किसी जाति या किसी समुदाय के प्रति उसका जो गलत सोच को कहेंगे, ओछी सोच। तो ऐसी बात की नहीं था इनका। ये जो है किसी अतिवादी भी इनमें नहीं था। अतिवादिता का मतलब होता है, कभी कभी होता है कि नहीं भाई, मैं अपने ही धर्म को सबसे अच्छा मानूं, ये हुआ अतिवादी। दूसरे के धर्म को नहीं दिखे, हे दृष्टि से देखो, तो ऐसी बात इनमें भी नहीं थी। उनका अंतिम काव्य था, देखो बच्चों, अंतिम काव्य, क्वेश्चन सुनिए, अंतिम काव्य, अंतिम काव्य। ये अगर पूछ दे कि बताइए सुमित्रानंदन पंत जी का अंतिम काव्य कौन था, तो आप क्या जवाब देंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा, ये आते रहता है, लोकायतन। लोकायतन, ठीक है। तो लोकायतन, इतने सारे क्वेश्चन सब लिख लिए होंगे। तो सारे क्वेश्चन को समझना है, इससे भी क्वेश्चन देता रहता है बोर्ड में, इसको इग्नोर नहीं करके चलना है, इसमें से क्वेश्चन भी डाल देता है। इसलिए आगे हो गया। तो ये क्लियर हो गया, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ?
किसका कहाँ हुआ? ये यही था रमणीय जगह। रमणीय मतलब अच्छा लगने वाला जगह। और अल्मोड़ा जिला पड़ता था, उत्तरांचल में पड़ता था, ये क्षेत्र कह सकते हैं। अभी तो वहाँ पर थोड़ा अलग अलग बटा भी है। माता जी का नाम क्या था? हाँ, पिताजी का नाम क्या था? और क्या करते थे? कौशाली स्टेट में अकाउंटेंट थे। टी एस्टेट, हाँ, टी एस्टेट मतलब टी मतलब चाय। चाय का बागान होता था उनका, अंग्रेजों लोग का, वहीं पर चाय का बागान का। चलिए आइए, निधन कब हुआ? ये क्वेश्चन याद हो गया ना? हाँ बिल्कुल, माइंड को साफ रखिए। यहाँ देखिए, समझिए, पंत जी किस विचारवादी थे? छायावादी और मानवतावादी। अंतिम उनका काम क्या था? लोकायतन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू? चलिए नेक्स्ट पेज के लिए। बच्चों, लोकायतन इनका अंतिम था, जो उसके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। अंतिम का मतलब क्या होता है? अंतिम समय का मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारा इनका विचार उसमें समेटा हुआ है ना जी। अच्छा, समय जैसे जैसे गुजरता है, लोगों में क्या आता है? ज्यादा तजुर्बा आती है ना। जैसे मास्टर साहब और डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी तजुर्बा बढ़ गया। डॉक्टर साहब को भी जो है बहुत दिन अगर के होंगे तो उसका भी तजुर्बा बढ़ा हुआ है, तो इनका भी काव्य लेखन में इनका भी तजुर्बा बढ़ा हुआ। तो बच्चों, इनकी प्रमुख काव्य कृतियों की बात करूं तो काव्य कृति कौन कौन सा है, इस पर थोड़ा सा एक बार ध्यान दिया जाए। काव्य कृतियां, काव्य में क्या क्या लिखे हैं उनका नाम थोड़ा सा यहाँ से है, नाम लिखा हुआ है। आप लोग भी लिखते चले जल्दी जल्दी। उच्छ्वास लिखने में पीछे मत रहिए, स्पीड बढ़ा के चलिए, क्योंकि स्पीड का काम है हमारे एग्जामिनेशन में। स्पीड नहीं रहेगा तो छूटेगा भी, इसलिए स्पीड को बरकरार रखिए। उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युवान, ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो ये अंडरलाइन कर रहा हूं, उसका मतलब समझ जाना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही सब है। युवान, युगवाणी आएगा कि युगवाणी किसका काव्य है? आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? युगवाणी किनका काव्य है? युगांत किसका काव्य है? बिल्कुल। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहीं पर और है, इनका है ग्राम्या, स्वर्ण धूली, स्वर्ण धूली। बच्चों यहां से देखेंगे, स्वर्ण किरण। अब देखिए इसका ना, इनका बहुत बेहतरीन और काव्यों की बात करने जा रहा हूं। इसका नाम है युगपथ। और एक और बहुत नामी है चितंबरा। ये कई बार पूछ चुका है, ये चितंबरा। तो ये सब युगपथ, ये सब थोड़ा याद करिएगा। इनका बहुत फेमस जो है, पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास भी लिखे। चितंबरा पर देखिए, यहाँ से मैंने बताया ना, चितंबरा पर ही क्या हुआ बच्चों? चिदंबरा के लिए इनको हिंदी साहित्य का पहला भारतीय ज्ञानपीठ, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन में देता है। चिदंबरा 1968 ईस्वी की बात हो रही है। हिंदी साहित्य का
हिंदी जो लेखन जो होता है ना, लेखन में मिलता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो बढ़िया लिखते हैं उस पर मिलता है हिंदी साहित्य का। इसमें है बढ़िया सा, इसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार यहाँ देखिए, पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञान, भारत का ज्ञानपीठ, भारतीय लेखकों को मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको मिला। हिंदी साहित्य का पहला, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार मिला इनको। ये हिंदी साहित्य का, ये भी शब्द है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार, साहित्य का पहला पुरस्कार। हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार, साहित्य का पहला पुरस्कार। आपको यहां से भी क्वेश्चन बनता है। क्या बनेगा क्वेश्चन बच्चों? यहां से क्वेश्चन बनेगा, हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार किन्हें मिला? किन्हें मिला? आपका जवाब होगा अब किस काव्य के लिए मिला? चिदंबरा। कब मिला? तो ये जो है, और ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला? किस काव्य के लिए मिला? बहुत सारे क्वेश्चन हमको कवर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। किस काव्य के लिए इनको मिला? है ना क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन है ना ये बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये पैराग्राफ जो होता है ना, ये वाला लास्ट वाला, ये उसका जीवनी में जिनका भी है, तो ये ही हमारे जो है जो किताब में जो लिखे हैं कविता, उसके बारे में ही लिखा जाता है। तो कभी भी सारांश अगर आता हो, देता है, तो इसमें से कुछ बातें हमको सारांश लिखते वक्त डालना चाहिए। ये चैप्टर के बारे में बताएं इसमें विशेष रूप से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िए। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए। तो आगे मैं कर लेता हूं, उसके बाद जा दूं आगे, कर दूं आगे। तो बच्चों यहां से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सुन लो। मैं इस तरीके से जो पढ़ा रहा हूं, आप लोग ध्यान देके पढ़िए, एक भी क्वेश्चन छूटने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब देखिए क्या बोले, प्रकृति सौंदर्य। अभी बताए थे ये कवि प्रकृति सौंदर्य से जुड़े हुए हैं कि कविता के लिए विख्यात, कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी यथार्थवादी कविता के नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी एवं कवि सुमित्रानंद पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह कहां से लिया गया? ये भारत माता ये कहां से ली गई है? ये पहला क्वेश्चन आ गया, कहां से ली गई है? भारत माता कहां से ली गई है? ये कहां से ली गई है? तो उनका जो है क्या बोला गया यहाँ पर, कविताओं के संग्रह, ये ग्राम्या से लिया गया। ये क्या है? कविताओं का संग्रह है, कविताओं का संग्रह। संग्रह मतलब बहुत सारा कविता होगा और उन्हीं में से इनको लिया गया है, ग्राम्या से लिया गया। ये क्वेश्चन ये भी आता है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में सम्मिलित की जाती है। बहुत अच्छा लेखन में इनका स्थान आता है। अतीत के गरिमा, अतीत मतलब बीता हुआ, हमारे भारत देश का गरिमा क्या थी?
इस कविता में देखने को मिलेगा, है ना। हमारे देश का इतिहास तो बहुत पुराना है ना, और ये हमारे देश का यहाँ पर जो नागरिक पहले थे, पहले राजा महाराजा थे, वो जनता का कैसे ख्याल रखते थे, दुनिया को भारत में क्या संदेश दिया। अरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर गीता का उपदेश यहाँ से मिला, भारत से मिला, कानून भारत से मिला। अब कहोगे विद्यालय का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला, और टीवी का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला, भारत से। समझ गए कैसे भाई? महाभारत में आइए, क्या थे संजय, वही रह के धृतराष्ट्र को बताते रहते थे कि देखिए युद्ध हो रहा है। दिव्य दृष्टि, ये दिव्य दृष्टि क्या होता है? ऐसी पर आधारित टेलीविजन का निर्माण हुआ, और वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो भाई ऐसा भी होता है, दूर की वस्तु को हम यहाँ भी देख सकते हैं। कोई कंसेप्ट दिया ना भाई, बातें आगे बहुत सारे भारत का देन है। हमारी गरिमा, हमारा जो भारत का जो है अतीत का गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया जो ऐतिहासिक चाहे जितना ना हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। पूरे विश्व का गुरु कहलाता था भारत, विश्व गुरु। है ना, बहुत सारे विश्वविद्यालय जहां विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। हमारी ये विरासत का जो देन है, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, आपका यह भागलपुर वाला जो है ना, तो ये सब विश्वविद्यालय क्या है, बहुत नामी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो सब क्या था, हमारा देश गुरु था, गुरु। बच्चों, धन वैभव सोने की चिड़िया कहलाती थी, यहाँ धन दौलत बड़ा पड़ा था। तभी तो इस पर टकटकी लगा के लोगों का, आक्रमणकारियों का नजर लगा, और भारत को कई बार लूटा, और यहाँ से धन दौलत लेके भागा। आज हमारा मयूर सिंहासन ये रखे हुए है, इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, कोहिनूर। बच्चों, ये सब हमारे देश की धन वैभव, शिक्षा और संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ अभी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पहले कहता धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता है। यह देश हमारा वही भारत है। अभी जरूर लग रहा है पिछड़ा हुआ था, लेकिन भारत जो अतीत में कभी सभ्य और सुसंस्कृत, कभी सभ्य सुसंस्कृत और ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। इतिहास कभी यहाँ इसी भारत का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं इस कविता में। तो बच्चों, भारत की पुरानी स्थिति और अभी की स्थिति देखो। अभी कहने का मतलब है, ये कविता जो लिखी गई, आपका यहाँ पर मैंने बताया देश की आजादी के पहले यहाँ पर भारत माता का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि भारत माता क्या है, कैसा है। अभी मैं ये अभी वर्तमान का ये 2026 की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस समय कवि लिखे थे उस समय भारत हमारा गुलाम था। कैसा था? गुलाम था। गुलामी की स्थिति में भारत को कैसे यहाँ पर भारत के नागरिक कैसे यहाँ पर प्रताड़ित थे, कैसे शोषित थे, कैसे अंग्रेजों द्वारा कुचले गए थे, अंग्रेजों के अत्याचार से कैसे यहाँ पर हमारा देश नतमस्तक था, इसी के बारे में बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ। भारत कहा गया है, असली भारत कहाँ बसता है? गांव में। असली भारत का दर्शन कहाँ होगा? गांव में। महात्मा गांधी का भी विचार था कि अगर भारत के गांव को सुधारा जाए, सच्चा विकास कब माना जाएगा? जब ग्राम का विकास होगा। तो भारत के बारे में बात हो रहा है। भारत माता, भारत को हम लोग माता के स्वरूप मानते हैं। माता इसलिए कहते हैं कि माता ही सब कुछ। कहने का मतलब अन्न, दाना पानी,
हवा, सारा चीज हम लोग को दे रहा धरती माँ, है ना। सुने होंगे, गाना भी सुने होंगे, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, है ना। गाना धरती से जुड़ा हुआ। ये बच्चों, यह अपने अपने देश पर गर्व करते थे लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में क्या हुआ वो थोड़ा सा सुना जाए। इस कविता में आपको यहाँ पर मिलेगा भारत के दुख दर्द को यहाँ पर बयां किया गया है। भारत कैसे हो विदेशी लोगों से कैसे प्रताड़ित हो रहा है और कैसे यहाँ के लोग का जीवन कष्टमय बना हुआ है, इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बच्चों, भारत माता ग्राम वासनी, असली में भारत कहाँ बसता है? गांव में ही बसता है। अब देखो, चारों तरफ गांव में उस समय की स्थितियां बताया जा रहा है जब देश गुलाम था। खेतों में फैला श्यामल, श्यामल का मतलब फसल, श्यामल का मतलब श्यामल, खेतों में फैला श्यामल, ये फसल पेड़ पौधे, ये खेतों में धूल भरा मैला सा आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल का कहने का मतलब यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि यहाँ के लोग धूल दूषित हैं, खेतों में काम कर रहे हैं लेकिन उनको हरदम कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है, अच्छा कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है, मैला आंचल मैला है, यानी कि यहाँ पर अब देखो इस तरीके से दुखित है, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल। कभी कहना चाहता इतना दुखित है भारत, खेतों में तो खूब हो रहा है फसलें, लेकिन उसको लूट कर ले जाने वाले विदेशी अंग्रेज लोग हम लोग को गरीब बना दिया, गरीबी छोड़ दी, गरीब करके छोड़ दिया। और गंगा जमुना में आंसू जल, मेरे आंखों में तो बह रहे हैं दोनों आंखों से आंसू, एक तरफ गंगा एक तरफ जमुना की तरह बह रहे हैं निर्धार। आंखों से आंसू कब बहते हैं? जब हम काफी दुखित होते हैं तभी तो। और कवि ने दोनों आंखों से आंसू निकलने वाले को कहा गया है गंगा जमुना की धारा। हमारे देश में गंगा जमुना हमारे देश की नदी है, लेकिन हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं, करा रहे हैं, दुखित हैं कि आंखों से जो आंसू निकल रहा है ये मानो ऐसा लगता है गंगा जमुना का आंसू। गंगा जमुना के रूप में यह बह रहा, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी और उदासी बनी हुई है। माँ हमारी उदासी बनी हुई है, भारत में मिट्टी के प्रतिमा बनी हुई है। मिट्टी का प्रतिमा क्या होता है? मिट्टी का प्रतिमा एक टक 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 देखते रहते हैं, टकटकी लगा के देखते रहने का मतलब कुछ नहीं, बेबस लाचार। वो अंग्रेजों के सामने बेबस लाचार पड़ी हुई है, मिट्टी की प्रतिमा जैसी लग रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। उदासनी, दैन जनित आपलक नत चितवन, बेचारी सोच में पड़ी हुई है। क्या आपलक, पलक भी नहीं गिर रहा है, एकदम चिंतित मुद्रा में। अब जब चिंतित मुद्रा में होते हो ना तो हम लोग भी तो सोचते, आपलक, पलक नहीं गिर रहा है, इतनी चिंता में आकंठा में ये जो डूबी हुई है। अधरों पर चिन्ह नीरव रोदन, अधर माने ओठ, ओठों पर लग रहा है। कोई लगता कोई मारता है तो कैसे दर्द से कराहता है। भारत माता का भी वही बात हो रही है यहाँ। ये शोषित इतना हुई है, लोगों ने, ये बाहरी लोगों ने इतना लूटा है, ये जनता का स्थिति को यहाँ पर बयान किया जा रहा है। अधरों में चिन्ह नीरव रोदन, अधर मने होठ पर
ये रुआसीपन, जैसे रोता है कलपता है ना, तो कल्पना की भावना यहाँ पर बताया गया है। तो रोता है कोई बच्चा तो होठे क्या होती है, साफ झलकता है कि दुखित है। तो हमारा देश भी दुखित इसी तरीके से, इसके अंग्रेजों के कारण दुखित था। दुखित किस वजह से कि यहाँ पर जनता को भरदम भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, उसको जो है सुविधाएं नहीं मिल रही है। युग युग के तम से विच्छन मण, बहुत दिनों से हमारे देश को लूटा जा रहा है। बहुत सारे आक्रमणकारी भारत पर आए, युग युग से, बहुत दिनों से। तम तम माने अंधेरा, है ना, वही लूटने का काम कर रहा है, यहाँ के शोषित, यहाँ के लोगों का शोषण कर रहा है। मन हो गया विषण, मन एकदम विषण हो गया है, खराब हो गया। वह अपने घर में प्रवासनी, और ये घर तो खाने का तो घर है, लेकिन लगता है हम प्रवासी, हम कहीं दूसरे जगह से आए हुए हैं, और असली रहने वाला बाहरी लोग हो गया है। अब बाहरी लोग कौन था? अंग्रेज लोग। वो आकर के हम पर धाक जमा रहा है। बताइए, नहीं, अरे घर है तुम्हारा और बाहर से कोई आकर के धाक जमा रहा हो तो कहो ना, लगता है कि हम प्रवासी बना हुआ है, हम ही लगता है हम बाहर से आए। भारत के नागरिकों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उन लोग जो कर रहा था, ऐसा प्रतीत होता था लगता हम कहीं बाहरी हैं। तो भारत माता प्रवासी बने हुए। दूसरे प्रवासी का मतलब दूसरे जगह से आया हुआ, प्रवासी। प्रवासी का मतलब बच्चों दूसरे प्रदेशों से आया हुआ, दूसरे प्रदेशों से आया हुआ, ऐसा फीलिंग हो रहा है। कौन फीलिंग करवा रहा है? सब अंग्रेज लोग करवा रहा है कि भारत को इतना शोषित कर रहा है। 30 कोटि संतान नग्नतन, इतना शोषण किया है। आने वाला को प्रवासी कर रहे हैं। यहां पर आने वाली ये 30 कोटि 30 कोटि 30 करोड़ 30 करोड़ की जनता जो है, ये जो है इसको ना संतान नग्नतन, कपड़ा भी नहीं मिला उसको पहनने के लिए। बताइए तो, कहते हैं देश हमारा है, इसको लूट रहा है दूसरा देश के लोग। 30 कोटि संतान नग्नतन अर्धशुद्धित, अर्धशुद्धि, अर्ध माने आधा, शुद्धित मतलब होता है पागल। ऐसा हो गया, आधा पागल हो गया है बिल्कुल। अरे भारत को लूट करके खजोट करके ले जाने वाला, यहाँ शोषित किया जनता को खूब। टैक्स लगता था, कर लगता था, तरह तरह के टैक्स पढ़े थे इतिहास में, है ना, बहुत सारे प्रकार के टैक्स। तो ये टैक्स का मतलब क्या? हमको शोषित कर रहा है। तो आधा यहाँ के लोग पागल ही हो गया। कहने का मतलब उसके शोषण से, उसके अत्याचारों से आधा पागल हो गया यहाँ के लोग। शोषित निरस्त्र जन, मूढ़, हाँ, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, ये सब उन्हीं का देन है। सब ऐसा बना दिया हमारे देश के लोगों को, असभ्य बना दिया, अशिक्षित बना दिया। निर्धन करने का हाथ वही विदेशी का है। नत, नत, नत माने झुका हुआ। मस्तक कैसा है? झुकी हुई, झुकी हुई मस्तक है। मस्तक मतलब सिर, सिर झुकी हुई है, सिर झुका झुका हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं तरुतल निवासनी। अब बताओ, ये घर से निकाल करके हमको तरु, तरु माने पेड़, पेड़ के नीचे लगता है हम, तो पेड़ के नीचे हम लोग निवास कर रहे हैं। मतलब पेड़ के नीचे निवास करने का मतलब क्या? दूसरे के छाया में रहना, यानी कि मैं अंग्रेजों के छाया में रह रहा हूं। तरुतल निवासनी, तरुतल निवासनी का मतलब क्या हुआ? दूसरे के छाया में रहना, पेड़ के छाया में रहना, यानी दूसरे पेड़ बना हुआ है कौन? अंग्रेज लोग, और हम उसके छाया में जी रहे, रह रहे। ये हमारे लिए विडंबना की बात है कि नहीं है? कहता है स्वर्ण सस्य, सस्य जो है यहाँ पर फसल, सस्य जो है फसल,
शस्य जो फसल है, स्वर्ण शस्य फसल जो है यहाँ पर, जो क्या है भाई, सोने के जैसा शस्य है, पेड़ पौधा फसल यहाँ पर। और पतझड़ पर पतझड़ लुंठी, बहुत उग रहा है खेतों में पौधा, लेकिन किसके द्वारा कुंठित किया, किसके द्वारा पद किसके द्वारा तल लुंठित, किसके द्वारा इसको विनाश किया जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि मैं उगा रहा हूं, लेके भाग रहा है वो सब। भागने वाला कौन है? अंग्रेज। धरती था सहिष्णु मन कुंठित, धरती सह रही है, यहाँ के लोग सह रहे हैं और मन मेरा कुंठित हो चुका है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, क्रंदन, अंदर में रोने की आवाज आ रही है, लेकिन मौन हूं, मैं चुप हूं, उसके घोर अन्याय से सह रहा हूं, उसके घोर अन्याय को मैं सह रहा हूं। रोने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपित अधर मौन अस्मित, मैं चुपचाप क्या करूं, मैं बेबस हूं, लाचार हूं, उसके अत्याचारों से मैं लाचार हूं, मैं क्या करूं। राहु, जैसे राहु ग्रसित सत्येंद्र हासनी, जैसे चित्त ऋतु राहु ग्रह ने ग्रसित कर दिया है, राहु ग्रह के चपेट में आ गया है, ठंडा ठंडा जो है शरद शरद आ गया है, राहु ग्रह से ग्रसित हो गई है। तो बच्चों, ये भारत के अंग्रेजों के समय की ये जो खराब स्थितियां थी, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। चिंतित, चिंता से भरी हुई, ब्रिकटी क्षितिज तिरांकित, तिमिरांकित, अंधेरा छाया हुआ चारों तरफ, नमित नयन, नयन झुके हुए, और नभ है बाष्प से आच्छादित, अंधेरा ही अंधेरा छाए, पता चल रहा है कैसे उजाला होगा, यानी कैसे हमारे देश के नागरिक का ये गरीबी, ये शोषण, अत्याचार कैसे मिटेगा, कैसे हटेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। नमित नयन, नयन झुका हुआ है, क्या करूं, लाचार हूं, मैं बेबस हूं। आनंद श्री छाया शशि उमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाश में, भारत के नागरिक, इस समय की स्थिति ऐसी आ गई है, जो कभी गीता में उपदेश दिया करता था। हमारे देश में गीता का उपदेश हमारे देश के ही कृष्ण जी दिए। हम कभी किसी को उपदेश देते थे, स्वतंत्र रहो, स्वाभिमानी रहो। आज हम लोग को क्या हो रहा है, हम दूसरे के शरण में जी रहे हैं, हम लोग उसके चरण से, उसके पद पैर के तल से यानी कि जो दबाए जा रहे हैं। अब उसका गुलाम बन के रह रहा हूं, कभी गीता का प्रकाश देने वाला ये हमारा देश, मैं ये गुलामी झेल रहा हूं। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा अष्टन्न सुधोधम। भारत ने ये अहिंसा का पाठ दुनिया को दिया, अहिंसा का, है ना, पिलाया ये अष्टन्न सुधोधम। ये अहिंसा का धर्म किसने दिया, अहिंसा का पाठ किसने पढ़ाया, भारत। दूसरे देश को बतलाने वाला कौन था, भारत। आज भारत के साथ धरती जन 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 मन भय, और ये जो धरती मतलब हरण करना, जन मन भय, लोगों के मन के भय को हरण करने वाला ये भारत था। और भव तम भव तम भ्रम, और ये भ्रम तम माने अंधेरा, जग जननी जीवन विकासनी। और कभी भारत जगत की जननी रही है, यहाँ से ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, यहीं के लोगों ने लोगों को ज्ञान दिया। आज क्या स्थिति बनी हुई है मेरी, मैं दूसरे के गुलामी को सहन कर रहा हूं। कब तक ये सहन करता रहूंगा। तो ये हमारे देश का या जो स्थिति है, ये खास कर बताया गया है वो जब हम क्या थे, जब हम गुलाम थे। तो
ये सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत बढ़िया तरीका से इन्होंने बताए। और एक बात थोड़ा सा और एक बार हम हल्का सा खाली कविताओं को पढ़ रहा हूँ और समझने का तो समझा चुका पूरा। और देखिए, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल और मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, दैन गलित आपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वो अपने घर में प्रवासी। अब कहता 30 कोटि संतान नग्न तन, 30 करोड़ जनता यहाँ भूखे है, लाचार है, बेबस है, नग्न है, आधा पागल बन गया, शोषित है, निरस्त जन है, मूढ़ है, असभ्य बन गया, अशिक्षित बन गया, निर्धन बन गया और मस्तक भी झुकाए हुए और लग रहा है दूसरे के घर में जैसे आए हुए हैं और ऐसे तरुतल निवासी जैसा लग रहा है। यहाँ का सोने का जो फसल है वो लूटा जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित हो चुका है, रुआसा आ गई है हमारे मन में और मौन, लेकिन फिर भी मैं चुप हूँ। और जैसे कि शरद ऋतु किसी राहु ग्रह ने ग्रसित कर दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ से चिंता से भरा पड़ा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, नयन झुका हुआ, बाष्पों से आच्छादित पूरा नभ, आनंद से छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़, ज्ञान है ज्ञान से मूढ़ बने हुए। कभी मैं किसी दूसरे को उपदेश देता था, आज खुद अज्ञानी बने हुए। हम लोग एक नहीं हो रहे, ये से अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लोग एक नहीं हो रहे, मूढ़ बने हुए। जो कभी एकता की बात पढ़ाने वाला भारत, अहिंसा की बात पढ़ाने वाला, और हम लोग उसे कत्ल किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो ये कविता का शीर्षक जो है बहुत बढ़िया था, क्योंकि भारत के बारे में ही बताया गया है। भारत का रूपरेखा यहाँ पर तैयार हुई इस कविता में। अतः बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर जो है अगले क्लास में मैं कराऊंगा। और अगले क्लास कैसा लगा क्लास बच्चों? तो थैंक यू, इसको लाइक करेंगे और बढ़ाएंगे भी आगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।